जागो जागो, अगर तुम्हें बिहार पुलिस में भर्ती होना है, क्योंकि बिहार में कांस्टेबल बनने की राह इतनी आसान नहीं जितनी तुम सोच रहे हो। चाहिए वर्दी तो तुम्हें हाथी की तरह तोड़ना होगा, अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें कंगारू की तरह कूदना होगा, अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें एक योद्धा की तरह गोला दागना होगा। अपने सपनों के लिए, महत्व और अपनों के लिए तुम्हें तपना होगा, तुम्हें सूरज की तरह जलना होगा। तुम क्यों चिंता करते हो परीक्षा की, जब एसएससी मेकर ने जिम्मेदारी ली है तुम्हारी शिक्षा की। बिहार पुलिस की सबसे जबरदस्त तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है महावीर बैच, जो देता है आपको बिहार पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का महावीर बैच और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जो महात्मा बुद्ध थे किस वंश से संबंधित थे? ये ज्ञात्रक कुल के थे, मौर्य से थे, शाक्य से थे या फिर कुरु से थे? महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध जिनको कहा जाता है, उनकी अगर हम बात करते हैं तो ये शाक्य कुल से थे। इनका जो कुल था, यानी कि आपका भी कोई ना कोई कुल रहा होगा, है ना, जिस गोत्र को आप लिखते हैं, जिस कुल को आप लिखते हैं, है ना, तो वो क्या बोला जाता है, उसका कुल या मूल वंश उसका बोला जाता है। तो ये शाक्य कुल के थे, ध्यान रखिएगा। इनके अगर हम जन्म की बात करें, इनके अगर हम जन्म की बात करते हैं तो इनका 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्वेश्चन बनता है कि भाई ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया, प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया, ये कहाँ पर दिया था? ये इन्होंने सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसके बाद बात आती है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए, सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए, ये कहाँ पर दिए? ये श्रावस्ती में दिए। कहाँ पर? श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश दिए हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु हुई थी भाई ये कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। तो कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको बार बार एग्जामिनर पूछता है और जिसमें आप बार बार गलतियां करते हो। जैसे इनके जन्म को लेकर पूछता है, इनके ज्ञान की प्राप्ति को लेकर पूछता है, इनको सबसे पहला जो इन्होंने उपदेश दिया उससे पूछता है, सबसे ज़्यादा कहाँ उपदेश दिए, कुशीनगर के बारे में आपसे पूछता है, डिस्कशन करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है या नहीं बताएंगे? ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझनी है। चलिएगा, कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? ये चोल वंश के शासक थे, ये बहमनी शासक थे, ये पल्लव शासक थे, या फिर ये विजयनगर साम्राज्य जो था ये उससे संबंधित थे? हम बात कर रहे हैं कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। है ना, तो ये चोल से, बहमनी से, पल्लव से या फिर विजयनगर से? तो ये विजयनगर से संबंधित थे। ध्यान रखना, तुलु वंश से। किससे? तुलु वंश से ये संबंधित थे। किससे? तुलु वंश से। ध्यान रखना, विजयनगर साम्राज्य जो था, विजयनगर साम्राज्य जो था, इसकी स्थापना दो भाई हरिहर और बुक्का, हरिहर व बुक्का, इन दोनों के द्वारा की गई थी 1336 में। आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। तो यहीं पर एक वंश था तुलु वंश। तुलु वंश से संबंधित थे कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? हम बात कर रहे हैं बाबर की। जो बाबर था इसने भारत पर कब आक्रमण किया था?
1530 में, 1520 में, 1526 में या 1550 में? इन विच ईयर डिड बाबर अटैक इन इंडिया? तो ध्यान रखिएगा, बाबर ने जो प्रथम बार आक्रमण भारत पर किया था ये 1526 में, जिसको पानीपत का युद्ध हम कहते हैं। ठीक है ना, पानीपत का युद्ध इसको कहा जाता है। और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके? बाबर प्लस इब्राहिम लोदी। ठीक है ना, किस किस के बीच में? बाबर के और इब्राहिम लोदी के, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। क्या हुआ था? बाबर विजयी हुआ था, इब्राहिम लोदी हार गया था। सेकंड जो बैटल हुई ये 1556 में हुई थी, अकबर व हेमू के बीच में। किसके? अकबर व हेमू के बीच में सेकंड बैटल हुई थी। 1761 में मराठा व अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इसको सेकंड पानीपत युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड पानीपत युद्ध इसको कहा जाता है। इसी प्रकार से आपका थर्ड है 1761 में, जिसको हम तृतीय पानीपत युद्ध कहते हैं। तृतीय पानीपत युद्ध इसको कहा जाता है। ठीक है ना, ये मराठा व अहमद शाह अब्दाली, किसके? अब्दाली के बीच में, जिसमें कौन विजयी हुआ? अब्दाली को विजयी होना पड़ा। अब्दाली इसमें विजयी हुआ और मराठाओं को हार का सामना करना पड़ा था, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर, निम्न में से भारत का पहला वायसराय कौन था? ठीक है ना, आज आपको ये सारे डाउट में क्लियर करूंगा, जो आपको वायसराय से संबंधित डाउट्स होते हैं इनको सभी को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अब हम बात करेंगे सभी वायसराय की। अगर आपसे पूछा जाए कि कंपनी का पहला वायसराय कौन था, कंपनी का पहला गवर्नर, कंपनी का पहला गवर्नर, ये क्वेश्चन आता है तब आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन बनता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये है आपका वॉरेन हेस्टिंग। क्या है? वॉरेन हेस्टिंग। याद रखिएगा कौन होगा? वॉरेन हेस्टिंग होगा। कौन होगा? वॉरेन हेस्टिंग। केवल गवर्नर की बात होगी तब आंसर आएगा रॉबर्ट क्लाइव। जब बात आएगी गवर्नर जनरल की, क्योंकि ये पद बढ़ा दिया गया था, तब बात आएगी वॉरेन हेस्टिंग की। इसके बाद अभी तक जो शासन था अंग्रेजों का केवल बंगाल तक या उससे संबंधित कुछ क्षेत्रों तक था। अगर हम बात करें ब्रिटिश भारत की, यानी कि जब अब जितने भी भारत के क्षेत्र थे उन पर साम्राज्य स्थापित हुआ तो उसको ब्रिटिश भारत कहा जाने लगा या ब्रिटिश साम्राज्य कहा जाने लगा। तो ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग, ध्यान रखना। इसके बाद बात आती है कि भारत के प्रथम वायसराय, जैसे मैंने अभी बात की तो ये भारत के प्रथम वायसराय थे। प्रथम वायसराय। अब यहीं पर बात आएगी जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे या गवर्नर जनरल कौन थे? दोनों शब्दों का यूज होगा, दोनों सेम ही है, समझ लेना। कैसे, एक बार इसको समझिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे स्वतंत्रता के समय? गवर्नर जनरल ये कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। अगर मैं यहीं पर बात करूं आपसे, यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए भाई कि जब भारत आजाद हुआ उस समय भारतीय गवर्नर जनरल, वो भारतीय गवर्नर जनरल आपसे पूछेगा तो ये कौन थे? ये थे आपके सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है ना, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको वहां पर देखना है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पर लिखाई है। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि पहला गवर्नर कौन है?
तो रॉबर्ट क्लाइव आप टिक करेंगे। आपसे क्वेश्चन बनता है गवर्नर जनरल कौन है, तो वॉरेन हेस्टिंग को आप टिक करेंगे। आपसे पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो ये विलियम बेंटिंग यहाँ पर हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय कौन गवर्नर जनरल था, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है ना। और भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे, सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी, ठीक है ना। जो सिपाही विद्रोह है जिसको हम 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। ये राजकोट से हुई थी, चंपारण से हुई थी, बरेली से हुई थी, या फिर मेरठ से हुई थी। वेयर डिड द स्पोई म्यूटनी स्टार्ट इन इंडिया, तो भारत में जो ये विद्रोह हुआ इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये मेरठ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। कहाँ से, मेरठ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। वैसे तो अगर इस विद्रोह का हम एक देखें कि भाई इसका जो नींव है या इसकी शुरुआत जो है ये बैरकपुर का जो कांड हुआ था, आपके ध्यान होगा है ना, वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। जब बैरकपुर में मंगल पांडे वंश की जो इन्फेंट्री थी उसको कहा गया कि आपको इन कारतूसों को यूज करना है, तो वहां पर ये एक तरीका से अफवाह भी थी और कहीं तक ये सत्य भी था कि जो वे कारतूस थे उसमें सुअर और गाय की चर्बी का यूज किया गया था। तो इसलिए उसका विद्रोह वहां पर बढ़ गया, क्योंकि ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला एक आयोजन किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, है ना। तो ये इस तरीके से उन्होंने अपनी धार्मिक भावनाओं को देखकर इसको जोड़ा, है ना, तो इन्होंने विद्रोह वहां पर कर दिया था। तो शुरुआत तो बैरकपुर से मानी जाती है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो जन विद्रोह या बड़े स्तर पर जो विद्रोह की शुरुआत हुई वो मेरठ से इसको माना जाता है। कहां से, मेरठ से इसको माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसमें किस प्रकार के न्याय की बात नहीं है। इसमें लोकतांत्रिक न्याय नहीं है, सामाजिक न्याय नहीं है, आर्थिक न्याय नहीं है, या फिर राजनीतिक न्याय नहीं है। तो किस प्रकार के लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक न्याय की बात नहीं रखी गई है। तो हम जब न्याय को लेकर बात करते हैं तो भारतीय प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, ठीक है ना, जिसमें आपका सामाजिक न्याय की बात की गई है, जिसमें आपका आर्थिक न्याय की बात की गई है, ठीक है ना, आर्थिक न्याय की बात की गई है, जिसमें आपका राजनीतिक न्याय की बात की गई है। किसकी, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो न्याय में क्या आएगा, न्याय में आपका आ जाएगा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ठीक है ना। तो लोकतंत्र में 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, ठीक है ना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की प्रतिष्ठा व समानता की बात की गई है। प्रतिष्ठा व समानता की बात की गई है ना। तो ये चीजें आपको वहां पर याद रखनी होगी, ठीक है ना। चलिए, भारत एक है, क्या है, एक तंत्र है, राजतंत्र है, लोकतंत्र है या कुलीन तंत्र है। इंडिया इज ए मोनोपोली, मोनार्की, डेमोक्रेसी या फिर ओलिगार्ची जिसको कहा जाता है। तो भारत जो है एक डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक देश है। अब लोकतंत्र के बारे में आपको समझना है। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, जिसको हम अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अगर बात आती है कि इंडिया में किस प्रकार का लोकतंत्र है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है भाई कि भारत में जो लोकतंत्र डेमोक्रेसी का टाइप है, ये किस टाइप की डेमोक्रेसी भारत में पाई जाती है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आप बोलोगे कि अप्रत्यक्ष कैसे, अप्रत्यक्ष इसलिए क्योंकि 2 प्रकार के लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष में यह है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे द्वारा चुनकर ये हमारे लिए कानून बनाने के लिए संसद में जाते हैं। जबकि हमारे कुछ ऐसे कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, जैसे स्विट्जरलैंड का मैं उदाहरण आपको दूंगा, तो वहां पर अगर कानून बनाना है जनता के लिए किसी भी मुद्दे पर, तो उसमें पब्लिक डोमेन के लिए उसको छोड़ दिया जाता है और जनता की राय उसमें मांगी जाती है कि आपकी इस मुद्दे पर राय क्या है। जबकि भारत में इस प्रकार से
नहीं होता। भारत में क्या है कि आपके जो क्षेत्र से जनप्रतिनिधि होते हैं वो आपके बिहाफ पर कार्य करते हैं, है ना, आपके लिए वो कार्य करते हैं, आपका प्रतिनिधित्व वो जनपद में हमारी संसद में करते हैं। इसलिए भारत में कैसा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो भारत एक लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक या गणतंत्र राज्य है, ठीक है ना, गणतंत्र राज्य है। जबकि यही आपको ध्यान रखना है जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन है ये लोकतांत्रिक है लेकिन गणतंत्र नहीं है, लोकतांत्रिक है लेकिन गणतंत्र नहीं है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो आपका स्टेट ऑफ हेड होता है, कौन होता है, स्टेट ऑफ हेड होगा, ये कैसा होगा, ये भारत में तो है निर्वाचित यानी कि चुना जाएगा, जबकि वहां पर वंशानुगत है। कैसा है, वंशानुगत। जहां पर या जिस राज्य में, जिस देश में जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, है ना, जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं यानी कि राष्ट्र का प्रमुख जो होता है, राज्य का जो प्रमुख होता है, अगर वो वंशानुगत है यानी कि उन्हीं के परिवार से, उन्हीं के वंश से राजा महाराजा राष्ट्रपति बनते आ रहे हैं, तो वो वंशानुगत यानी कि वहाँ पर डेमोक्रेसी तो है ब्रिटेन में, क्योंकि सरकार यानी कि हेड ऑफ स्टेट तो वंशानुगत है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ हेड जो होंगे वो निर्वाचित होंगे। तो लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। जबकि अगर हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ हेड होते हैं वो भी निर्वाचित होते हैं जनता के द्वारा, और यहाँ पर जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं ये अप्रत्यक्ष तौर से जनता के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। तो ये गणतंत्र भी है। कैसा देश है, गणतंत्र भी है। दोनों चीजें आपको वहां पर याद रखनी है। अभिव्यक्ति की आजादी किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कम्स अंडर विच फंडामेंटल राइट्स। ठीक है ना, आपने स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जरूर सुना होगा। किसके, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक इसका वर्णन है। किससे किस तक, आर्टिकल 19 से 22 तक इसका वर्णन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसमें समता का या समानता का अधिकार, ये स्वतंत्रता का अधिकार की हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये आर्टिकल 19A सब क्लोज A का पार्ट है। यानी कि आपको अपने आप को अभिव्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है। क्या करना है, अभिव्यक्त करना है, एक्सप्रेस करने की आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ये स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है। बात समझ में आई या नहीं। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, 19 से 22 तक इसका वर्णन है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी होती है, 30 वर्ष चाहिए, 35 वर्ष चाहिए, 40 वर्ष चाहिए या फिर 37 वर्ष की आवश्यकता होती है। What should be the minimum age to be become the vice president of India? तो अगर आप उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं और राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, इन दोनों के लिए ही आपकी जो आयु सीमा होती है ये कितनी होती है भाई, ये होती है 35 वर्ष। कितनी, 35 वर्ष होती है। ठीक है ना, और राज्यपाल बनने के लिए भी आपको कितनी आवश्यकता होती है, 35 वर्ष की ही आवश्यकता होती है। जबकि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि लोकसभा के लिए 25 है, कितनी है, 25 है। राज्यसभा के लिए कितनी है भाई, राज्यसभा के लिए 30 है, क्योंकि ये उच्च सदन होता है। ठीक है ना, इसके बाद अगर आपको वोट डालना है, क्या करना है, आपको वोट का अधिकार है, तो आप 18 वर्ष के होने अनिवार्य हैं। आपको ग्राम पंचायत लड़ना है, ठीक है ना, ग्राम पंचायत का चुनाव आप लड़ना चाहते हैं तो आपकी एज 21 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, है ना। चलिए, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि यह न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी को निष्क्रिय करता है। इसके न्यूनतम तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, इसके न्यूनतम तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं। यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देता है। ठीक है ना, तो जो रेफ्रिजरेटर होता है जिसको फ्रिज हम बोलते हैं, यह न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी दोनों को इनएक्टिव कर देता है। क्या कर देता है, दोनों को ही इनएक्टिव कर देता है।
दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक, 50 सेंटीमीटर से अधिक, 25 सेंटीमीटर से कम या फिर अनंत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपको दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु कितना होता है? है ना, तो ये क्या होता है? 25 सेंटीमीटर से अधिक वाला जो पॉइंट है, वस्तु है, ये स्पष्ट दिखाई नहीं देती, है ना, ये स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ठीक है, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? निमग्न पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए, रेडियो रिसीवर से सिग्नल प्राप्त करने के लिए, दूरस्थ वस्तु की पहचान करना व उनका पता लगाना, या तुल्यकाली उपग्रह का पता लगाना। व्हाट इज द रडार यूज्ड फॉर? तो रडार का जो यूज होता है ये किस लिए होता है? रडार का जो यूज होता है ये किस लिए होता है? रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? है ना, तो ध्यान रखेंगे ये दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करने व उनका पता लगाने के लिए रडार का हम यूज करते हैं। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ये आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर या आयाम पर। ऑन व्हाट डज द पिच ऑफ साउंड डिपेंड? तो ध्वनि का जो तारत्व है ये किस पर निर्भर करेगा? ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ठीक है ना, तो ये किस पर ये निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी पर, उसकी आवृत्ति पर। आवृत्ति यानी कि बारंबारता, बारंबारता जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बारंबारता या आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? जड़त्व है, वेग है, प्रतिक्रिया है या फिर संवेग है? हिटिंग ए स्टोन कॉजेज इंजरी टू बी ए पर्सन। तो इसका रीजन क्या है? इनर्शिया है, वेलोसिटी है, रिएक्शन है या फिर मोमेंटम है। तो इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है एक्शन का रिएक्शन। क्या होता है? एक्शन का रिएक्शन। रिएक्शन यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया, जिसका जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, क्रिया प्रतिक्रिया का जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो, यही इसका एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक प्रेशर डाल देती है। नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब डालता है। नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है। ठीक है ना, तो यहां पर एक चीज आपको समझनी है कि जो सुई है ये गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है। नाखून की तुलना में क्या करती है? अधिक दबाव डालती है, जिसके कारण से जो गुब्बारा है ये नाखून की अपेक्षा जो सुई होती है उससे फट जाता है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? है ना, चलिएगा, ये अल्फा कण है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है या फिर न्यूट्रॉन है? तो आपका जो आवेश रहित है ये न्यूट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये न्यूट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके लिए यहां पर सही होने वाला है ना। तो ये क्या है? न्यूट्रॉन है जो आवेश रहित होता है। धातुओं का वह गुण जिसे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है ना, तारों में परिवर्तित। इसको आघात धरणीयता कहेंगे, शायनता कहेंगे,
तन्यता इसको कहेंगे या फिर तनन साध्यता इसको कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसको कहा जाता है। तो इसको तनन, तान जिसको हम कहते हैं, सामर्थ्य इसको कहा जाता है, तनन सामर्थ्य इसको कहा जाएगा। सोडियम की खोज किसने की थी, ठीक है ना, ये आविष्कार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई कि इसको आविष्कारित करने वाले व्यक्ति का नाम। तो सोडियम की खोज किसने की थी, ठीक है ना, तो ये थे हेम्फ्री डेवी। कौन थे? हेम्फ्री डेवी, जिन्होंने 1807 में किसकी खोज की थी? सोडियम की खोज की थी। तो आंसर आपका राइट हो जाएगा ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हेम्फ्री डेवी। कौन सी धातु सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहती है? सामान्य जो नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, ब्रोमाइट है, पारा है, कैडमियम है या फिर कांच है। विच मेटल रिमेन्स इन ए लिक्विड फॉर्म एट नॉर्मल टेम्परेचर, है ना। तो यहां पर क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि कौन सी धातु सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहती है, ठीक है। तो ये क्या है? ये मरकरी, मरकरी जिसको हम पारा कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसको हम पारा कहते हैं, मरकरी, ये सामान्य तरल रूप में रहती है। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? चांदी को, लोहे को, एल्यूमिनियम को या फिर सोने को, किसको कहा जाता है? व्हाट इज द किंग ऑफ मेटल? धातुओं का राजा किसे कहा जाता है ना। तो आप सभी जानते हो कि सबसे कीमती चीज अगर देखें तो आज के समय में या पहले समय में भी सोने आभूषण, यानी कि सोना, गोल्ड जिसको हम कहते हैं, इसको धातुओं के राजा के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? एल्युमिनियम है, सोना है, लोहा है या फिर आपका क्या हो जाएगा? या फिर आपका सीसा हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? सीसा। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? है ना। तो सोना और चांदी, है ना, चांदी भी आपके ऑप्शन में हो सकती थी। तो चांदी को अभी आप याद रखिएगा, ये स्वतंत्र अवस्थाओं में पाई जाती है, फ्री, है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? ठीक है, तो ये किसके कारण? ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही आ जाएगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच लाइम वाटर टर्न्स मिल्क व्हेन कीप्ड इन अ ईयर, ठीक है। तो ये किसके? CO2 के कारण। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आपके पास चार ऑप्शन यहां पर दिए हैं और चार ऑप्शन में आपसे पूछा गया है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये है लीवर है, स्प्लिन है, ब्रेन है या फिर हार्ट है। तो ये जो पलिया होती है जिसको हम स्प्लिन कहते हैं, क्या कहते हैं? स्प्लिन इसको कहा जाता है। तो स्प्लिन को हम आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स इनको कहा जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है 80 से 120 या कहीं कहीं पर आपको 90 से 130 या 20 भी मिल जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है ना। विटामिन डी अनिवार्य है किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 24 आज का आपका होमवर्क। सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका, ठीक है ना। तो विटामिन डी मैंने आपको कल बताया था कि आपके शरीर में मौजूद रहता है, लेकिन धूप के कारण या सूर्य की रोशनी में जब आप आ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, ठीक है, एक्टिव हो जाता है। इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस के बचाने के कारण, भोजन में मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए,
भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। तो ये क्यों अनिवार्य है? विटामिन डी, बहुत ही आसान सा है ये। निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? हृदय है, यकृत है, गुर्दे हैं या फिर फेफड़े हैं? जो आपके वाटर बैलेंस बनाए रखता है, वाटर का बैलेंस आपको बनाए रखेगा बॉडी में, तो ये किडनी यानी कि गुर्दे जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। गुर्दे जिसके सही से कार्य करते हैं उसकी बॉडी में वाटर बैलेंस होता रहता है, मतलब वाटर का बैलेंस एक बना रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम वाटर की, पानी की शरीर में नहीं दिखाई देती। निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण कार्य करता है? हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल है, आरबीसी है या फिर डब्ल्यूबीसी है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन अपटेक इन द ब्लड? तो ये हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 26 का ए सही हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर 26 का ए सही हो जाएगा। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? 200 ग्राम है, 300 ग्राम है, 400 ग्राम है, 500 ग्राम है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द हार्ट ऑफ ए नॉर्मल अडल्ट पर्सन? ठीक है ना। तो ये सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? लगभग 300 ग्राम होता है। कितना? 300 ग्राम ये होता है। जबकि अगर हम मस्तिष्क की बात करते हैं, मस्तिष्क की, तो ये 1350 से लेकर 1400 ग्राम, कितना? 1350 से लेकर 1400 ग्राम इसको माना जाता है ना। अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? पादप, केंद्रक, खाद्य धानी या कोशिका झिल्ली? वेयर डज ए अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड? ठीक है, तो जो बायोलॉजी है इसकी थोड़ी टर्मिनोलॉजी आपको समझनी है ना। टर्मिनोलॉजी आप समझोगे तो क्वेश्चंस को आपको आसानी होगी समझने में। अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? ठीक है, तो ये कोशिका झिल्ली में। किसमें? कोशिका झिल्ली में अपना भोजन, जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली भी जिसको कहा जाता है, उसमें ये पचाता है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? इसको हम कहेंगे ध्रुव, सूर्य, डॉग स्टार या सिरियस। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? है ना। तो ये आपका सन यानी कि सूर्य पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है। इसको चमकता हुआ तारा भी कहा जाता है ना, आपने पढ़ा भी होगा। चलिए, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े 7 देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो जनसंख्या की दृष्टि से तो हम पहले 1 नंबर पर आ चुके हैं, लेकिन क्षेत्रफल में अभी भी हम 7वें नंबर पर हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्षेत्रफल में 7, जबकि अगर जनसंख्या की बात करें तो पहला, क्योंकि जून या जुलाई में इसको क्या कर दिया गया? भारत की जो जनसंख्या 142 करोड़ के आसपास जा चुकी है, जिसमें हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। किसको? चाइना को। गॉडविन ऑस्टिन एक है दर्रा, शिखर, टेलीस्कोप, भूविज्ञान। तो गॉडविन ऑस्टिन जिसको K2 बोलते हैं, ये एक शिखर है। क्या है? शिखर, K2 जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? K2, शिखर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम कहां से है? कैलाश पर्वत से, हिंदू कुश पर्वत से, काराकोरम से या फिर हिमालय पर्वत से? ध्यान रखिएगा, ये कैलाश पर्वत जहां पर मानसरोवर आपको ध्यान रखना है ना। तो यहां से इसका क्या है? सिंधु का उद्गम स्थल है। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? आय और उपभोग में प्रतिलोम संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है, आंशिक संबंध है या फिर कोई संबंध नहीं है? ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है आय और उपभोग में, प्रत्यक्ष संबंध होता है, ध्यान रखना, है ना। आय, आपकी आय पर ही
डिपेंड करता है कि आप कितना उपभोग कर पाओगे, आप कितना, है ना, उपभोग कर पाओगे, कितना खर्च कर पाओगे। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? वहाँ का जो नेचुरल सोर्स है, पूंजी यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन, बाजार कैसा है, मार्केट कैसा है, तो ये तीनों पर ही निर्भर करता है ना, ये तीनों पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो ये था भैया आज का आपका सेशन। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको समस्या का सामना वहाँ पर करना पड़ रहा है। और एसएससी मेकर के द्वारा यूपी पुलिस के लिए आपका सिपाही बैच है, बिहार पुलिस के लिए महावीर बैच है, दिल्ली पुलिस के लिए आपका राजधानी बैच है, एसएससी सीपीओ के लिए, एसआई के लिए आपका शक्ति बैच है। इसमें जो शक्ति बैच है ये आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, डाउट सेशन इसमें भी हैं, आपको क्लास नोट्स इसमें भी दिया जाएगा। बाकी जो ये तीनों हैं इनमें आपको क्लासेस लाइव मिलेंगी भाई। कैसे लाइव? पीडीएफ मिलेगा, डाउट सेशन दिया जाएगा, है ना। अगर आपको कोई भी समस्या है तो इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी की आपको आवश्यकता पड़ती है ना। और अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना है, एसएससी मेकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एसएससी मेकर ऐप आप डाउनलोड कीजिएगा तो आपको और वहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। क्लासेस की बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग की जो क्लासेस हैं रात 8 बजे चलती है अजय सर के द्वारा। अजय सर ये क्लासेस लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से आप क्लासेस लेते हैं। यूट्यूब पर आपकी क्लासेस चलती हैं रात 8 बजे। बाकी आपको ध्यान रखना है, सुबह 6 बजे करंट है, 8 बजे मैथ है, 9:30 पर आपकी इंग्लिश है, 11 बजे आपकी जीके जीएस है, 2 बजे फिर से आपकी जीके जीएस है, 4 बजे फिर आपकी रीजनिंग है, 5 बजे आपकी फिर हिंदी की क्लास है, 6 बजे आपकी ये वाली यानी कि बिहार और पैट के लिए क्लास होती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। कुछ लिंक आपको दिए गए हैं जिसके द्वारा आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे ऊपर जो ये लिंक है ये एसएससी मेकर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको दिया है। इसमें आपको क्लास मिलेंगी, क्लास का पीडीएफ मिलेगा, डाउट सेशन आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के द्वारा, आप हमें ट्विटर पे टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के द्वारा, ठीक है ना। ये आपका ट्विटर चैनल है, आप हमें ट्विटर पे फॉलो कीजिएगा इस लिंक के द्वारा। ये आपका फेसबुक चैनल है भाई, आप हमें फेसबुक पे फॉलो करेंगे इस लिंक के द्वारा, ठीक है ना। सॉरी, यूट्यूब चैनल है ना। इसको आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है जिससे क्लास का नोटिफिकेशन सभी तक पहुँचे, ठीक है। तो ये था आज का आपका सेशन। आपको कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई समस्या अगर आपको रही होगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको आती है, चाहे क्वेश्चन से रिलेटेड चाहे अन्य कोई भी, और जल्द ही हम लाइव आपको मिलने वाले हैं, है ना। ये रिकॉर्डेड क्लास थी आप सभी के लिए, कुछ कारण की वजह से मुझे बाहर जो है जाना पड़ा, इसलिए रिकॉर्डेड है, तो जल्दी ही लाइव आपको मिलने वाली है। तो आप सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।